फ्रेंड्स, प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं प्रोग्राम टू फाइंड ग्रेटर अमंग थ्री नंबर्स। तो यहां पर आज जो हम प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं उसमें हमें यूजर से तीन नंबर्स एंटर करवाने हैं और पता लगाना है कि इन तीनों में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो ये केवल मैं प्रोग्राम का सोल्यूशन नहीं बता रहा हूं, बल्कि हमें ये भी सीखना है यहाँ पर कि हम किसी प्रोग्राम को बनाते कैसे हैं, उसकी अप्रोच क्या होती है। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट का डाउट होता है कि उन्हें क्लिक नहीं कर रहा है कि उन्हें लिखना क्या है, उन्हें पहली स्टेप क्या लिखनी है, कैसे सोचें, उन्हें लॉजिक बनाते नहीं बनता है। तो कुछ आपको हेल्प शायद यहाँ पर मिल जाएगी। जैसे कि पहली टिप मेरी ये है कि आप प्रोग्राम को अच्छे से पढ़िए और देखिए कि क्या आपको प्रोग्राम समझ में आया है। यहाँ प्रोग्राम में लिखा है कि तीन नंबर्स में से ग्रेटर नंबर फाइंड आउट करना है। तो कोई भी तीन नंबर्स रैंडमली सोच लीजिए, उनमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये फाइंड आउट करने का प्रोग्राम आपको बनाना है। अब जब प्रोग्राम आपको क्लियर हो गया क्या बनाना है, तो सेकंड टिप मेरी ये है कि आप आउटपुट को इमेजिन करिए। क्योंकि अगर आपका डाउट ये है कि हमें क्लिक नहीं कर रहा कि हमें क्या लिखना है, तो हम ये वाली टिप ज़रूर यूज़ करते हैं कि आउटपुट क्या होगा। यानी प्रोग्राम एक बार अगर बन जाए तो यूज़र को आउटपुट स्क्रीन पे क्या दिखना चाहिए ये आप सोचिए। जैसे कि कोई इंजीनियर बिल्डिंग बनाने से पहले बिल्डिंग का नक्शा अपने दिमाग में बना लेता होगा, वरना उसे कैसे पता चलेगा कि कंस्ट्रक्शन किस अप्रोच के साथ करना है। वैसे ही हमें भी प्रोग्राम का आउटपुट पहले इमेजिन करना होगा, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि हमें कैसे कोडिंग करनी है। जैसे मान लीजिए आउटपुट स्क्रीन है, आप भी बिल्कुल इसी तरीके से अपने कॉपी पे बनाया करिए और सोचिए कि आउटपुट स्क्रीन पे क्या दिखना चाहिए। तो आपने चाहा कि सबसे पहले स्क्रीन पे दिखे, क्योंकि आपको तीन नंबर में से ग्रेटर नंबर फाइंड आउट करना है, तो पहले यूज़र से आपको नंबर्स चाहिए होंगे। तो आप लिख दीजिए एंटर थ्री नंबर्स, थ्री लिखना भूल गया मैं, एंटर थ्री नंबर्स। तो एंटर थ्री नंबर्स का मैसेज आएगा, तो यूज़र कुछ नंबर्स एंटर कर सकता है। जैसे कि उसने एंटर किया 10, उसने एंटर किया 20, उसने एंटर किया 15। तो हमारा आंसर होगा ग्रेटेस्ट नंबर इज 20। तो ये होगा आउटपुट। अब इस को इमेजिन करने से हमें क्या फ़ायदा हुआ? इससे हमें फ़ायदा हुआ कि हमें बेसिक कोडिंग क्या करनी है वो समझ में आ गई। देखिए, जितना समझ में आ जाए आप उतना लिख लीजिए। हम क्या सोचते हैं कि हमें लॉजिक नहीं बन रहा है तो हम कुछ भी नहीं लिखते। ऐसा मत करिए, क्योंकि थोड़ा सा लिखने के बाद आपको चीज़ें दिखने लगती हैं और आप कुछ और आगे का सोच पाते हैं, जो आप तब नहीं सोच पा रहे थे जब आपने कुछ भी नहीं लिखा था। तो देखिए, मैं कोड ब्लॉक्स में कोडिंग कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा मेन, इसके अंदर मैंने printf लिखा, क्योंकि मैंने अभी सोचा था स्क्रीन पे प्रिंट हो जाए एंटर थ्री नंबर्स, तो मैंने लिखा एंटर थ्री नंबर्स। इसके बाद क्या? इसके बाद यूज़र तीन नंबर एंटर कर रहा है, जैसे कि 10, 20, 15। तो नंबर्स एंटर करने के लिए ज़रूरी क्या है? स्कैनफ। स्कैनफ में हमें लिखना पड़ेगा 3 बार %d, क्योंकि हमें तीन नंबर्स एंटर करवाने हैं। और उसके बाद हमें तीन वेरिएबल्स के एड्रेसेस देने पड़ेंगे। तो वेरिएबल पहले बनाना ज़रूरी है। हमने वेरिएबल्स बना लिए a, b और c। और अब स्कैनफ में हम लिख सकते हैं एड्रेस ऑफ a, एड्रेस ऑफ b, एड्रेस ऑफ c। ठीक है। इसके बाद क्या? इतना तो हो गया, लेकिन इसके बाद प्रिंट होना चाहिए ग्रेटेस्ट नंबर इज 20। पर 20 तो इसलिए क्योंकि इस एग्जाम्पल में 10, 20, 15 एंटर किया था। यहां पे 20 ही प्रिंट होगा, मैं नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जो भी तीन नंबर यूजर ने एंटर किए थे उनमें सबसे बड़ी वैल्यू यहां प्रिंट होनी चाहिए। तो एक प्रिंटफ होना चाहिए जो प्रिंट करे ग्रेटर नंबर इज %d। और फिर यहां क्या होना चाहिए? यहाँ पर एक वेरिएबल हम बना लें, लेट्स से k, और k वेरिएबल में सबसे बड़ी वैल्यू हो वो प्रिंट हो जाए। तो ABC में से जो वैल्यू बड़ी होगी वो k में असाइन हो जाए। पर ये काम मुझे यहाँ करना होगा, यानी k में सबसे बड़ी वैल्यू आ जाए वो वाला काम मुझे यहाँ करना होगा।
अब इसके कई सारे लॉजिक हो सकते हैं, तो हमने 2 टिप तो अपना ली। हमारी पहली टिप थी प्रोग्राम अच्छे से समझना, दूसरी टिप ये थी कि आउटपुट को इमेजिन कर लेना ताकि हम बेसिक स्केलेटन अपने प्रोग्राम का बना सकें। अब क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे बीच में स्कैनफ के बाद और ये प्रिंटफ के पहले ये बीच की जो जगह खाली दिख रही है, यहाँ पे मुझे कुछ ऐसी कोडिंग करनी है जिससे कि के अंदर ABC में से जो बड़ी वैल्यू है वो आ जाए। ऑब्वियसली बात है कि मुझे के को डिक्लेयर करना पड़ेगा। अब इसका लॉजिक बनाते हैं। लॉजिक कई सारे हो सकते हैं। एक सबसे सिंपल लॉजिक क्या होगा कि जो A, B और C नाम के 3 वेरिएबल्स हमारे पास हैं जिनके अंदर कुछ वैल्यूज रखी है, हमें नहीं मालूम क्या वैल्यू रखी हुई है। अगर मैं ये कहूं कि 3 पॉसिबल इसके रिजल्ट हो सकते हैं, या तो A सबसे बड़ा हो सकता है, या B सबसे बड़ा हो सकता है, या C सबसे बड़ा हो सकता है। तो आप सिंपली सोचिए A सबसे बड़ा कब हो सकता है? तब जब A बड़ा हो B के। ये इक्वल टू भी लगाने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो यहां पर इक्वल टू ना लगाएं, सिर्फ A ग्रेटर देन B लिखें। तो A ग्रेटर देन B है एंड A ग्रेटर देन C है, तो मैं कहूंगा A सबसे बड़ा है। ये A के लिए फेवरेबल केस होगा। B के लिए फेवरेबल केस क्या होगा? B बड़ा हो A से एंड B बड़ा हो C से, यानी B A और C दोनों से बड़ा है तो B सबसे बड़ा है। और C के लिए फेवरेबल केस क्या होगा? C बड़ा हो A से एंड C बड़ा हो B से। कई बार स्टूडेंट्स बहुत ही फंडामेंटल गलतियां करते हैं। पहले वो लॉजिक नहीं बनाते और सीधे कोडिंग कर देते हैं, यानी हम कैसे ABC में से सबसे बड़ी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इसके बारे में नहीं सोचते। अभी जो मैंने लिखा है ये कोई बहुत अच्छा लॉजिक नहीं है, पर ये बहुत बेसिक लॉजिक है जो सबको क्लिक करना चाहिए। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सबसे पहले एक इफ लगा लेते हैं और देखते हैं कि A ग्रेटर देन B है क्या, और A ग्रेटर देन B है तो प्रिंट करा देते हैं किसकी वैल्यू? A की वैल्यू। मतलब उन्हें इस बात से मतलब ही नहीं कि C से हमने कंपेयर किया नहीं है, तो अभी कैसे कह सकते हैं ये सबसे बड़ी वैल्यू? वो तो A ग्रेटर देन B करते हैं और A की वैल्यू प्रिंट करा देते हैं। इस तरह की काफ़ी मिस्टेक्स बिगनर्स करते हैं। तो मैं बिगनर्स से सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आप पहले लॉजिक बनाइए और लॉजिक को क्रॉस चेक करिए। हम बिना क्रॉस चेक करे ये कैसे कह सकते हैं कि हमने सही बनाया कि गलत बनाया? तो हम देखें कि ABC में से सबसे बड़ी वैल्यू प्रिंट कर पा रहा है हमारा लॉजिक कि नहीं कर पा रहा है। लॉजिक के लिए आपको कुछ एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। तो मेरी टिप ये है कि आप कुछ एग्जाम्पल लेके उसको करके देखिए। जैसे 10, 20, 15 अगर मैंने लिया है तो A की वैल्यू 10, B की वैल्यू 20 और C की वैल्यू 15 है। तो जो लॉजिक अभी हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें तो कोई दिक्कत नहीं जाएगी। मैं इसको बना के बताता हूं। मैं अगर लिखता हूं इफ A ग्रेटर देन B एंड A ग्रेटर देन C, तो क्या होगा? A सबसे बड़ा होगा, तो K के अंदर मैं A की वैल्यू असाइन कर देता हूं। एक और इफ लगाता हूं और मैं कहता हूं यदि B बड़ा होगा A से एंड B बड़ा होगा C से, तो K में B की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि B सबसे बड़ा है। और यदि C ग्रेटर है A से एंड C ग्रेटर देन है B से, तो C दोनों से बड़ा है इसलिए सबसे बड़ा है, तो K में असाइन हो जाए C की वैल्यू। अब K के अंदर A, B या C में से कोई एक वैल्यू गई है और वही वैल्यू यहाँ प्रिंट हो गई है। तो ये प्रोग्राम बिल्कुल हमारा सही है। हम इसको एक बार कंपाइल रन करके और देख रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर स्क्रीन पे प्रिंट हो रहा है एंटर 3 नंबर्स। मैंने एंटर किया सपोज करिए 10, 20 एंड 15, तो ग्रेटर नंबर इज 20 प्रिंट हो रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। लेकिन क्या ये लॉजिक अच्छा है? ऐसी भी बात करते हैं और इस प्रोग्राम को इंप्रूव करने की बात करते हैं, क्योंकि जो बात हम समझना चाह रहे हैं वो तो अब शुरू हुई है। इस प्रोग्राम में दिक्कत क्या है उसको समझने की कोशिश करिए। इस प्रोग्राम में एक्शन स्टेटमेंट्स कितने हैं, मतलब हम ये देखना चाहते हैं कि कंप्यूटर जब इस प्रोग्राम को रन करेगा तो उसे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। पहले तो वो प्रिंटफ चलाएगा, भाई ये तो चलाना ही है। उसके बाद वो स्कैनफ चलाएगा, ये भी चलाना है, 3 नंबर्स तो चाहिए। लेकिन उसके बाद जो एक्चुअल लॉजिक हमारा रिसाइड कर रहा है इस कोड में,
उसमें दिक्कत ये है कि पहले वो एक कंडीशन चेक करता है, देखता है कि ए बड़ा है बी से, जवाब मिलता है हाँ। फिर ए ग्रेटर देन सी चेक करता है, उसका जवाब भी हाँ मिलता है। इसका मतलब ए सबसे बड़ा है तो ए की वैल्यू के में असाइन कर देता है। अब जब उसका आंसर आ चुका है उसके बावजूद नीचे का कोड भी चलता है, यानी ये कंडीशन चेक होती है जो कि हमें मालूम है फॉल्स होने वाली है क्योंकि ए सबसे बड़ा था, पर फिर भी ये चेकिंग में समय खराब होता है। यहाँ पर भी चेकिंग में समय खराब होता है। बेशक ये कंडीशंस फॉल्स हो जाती हैं पर ये टाइम वेस्टेज हो रहा है। लेकिन हमको तो नहीं मालूम था कि ये सबसे बड़ा होगा, हो सकता था बी सबसे बड़ा होता, तो फिर पहली बार में ये कंडीशंस फॉल्स हो जाती, लेकिन चेक तो होती, चेक होने के में कुछ समय तो लगता। फॉल्स हो गई, फिर ये चेक करते और ये ट्रू हो जाती तो ये चल जाता, लेकिन उसके बाद भी ये भी चेक करते चाहे हमें मालूम है कि ये फॉल्स होगी। तो प्रोग्राम बनाने से पहले हमें ए बी सी की वैल्यूज़ नहीं मालूम है। प्रोग्राम जब चलाएंगे तभी ए बी सी की वैल्यू डिसाइड होगी, तो हम नहीं कह सकते कौन सा वाला ट्रू रहेगा, लेकिन कोई भी ट्रू रहे बाकी भी तो चेक होंगे। यानी चेक तो तीनों होंगे क्योंकि ये तीनों अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं, एक एक करके ये तीनों चलेंगे। तो हमने इसमें बिल्कुल दिमाग यूज़ नहीं करा है। अब देखिए ए ग्रेटर देन बी और ए ग्रेटर देन सी है, इसका रिजल्ट ट्रू आए या फॉल्स आए, हमें दोनों सूरत में कुछ बातें पता चल रही हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो के में ए की वैल्यू आ जानी चाहिए और ये कोड चलना ही नहीं चाहिए। तो ये कोड नहीं चलेगा यदि मैं एल्स लगा लूं और ये सब कुछ एल्स की बॉडी में लिख दूं। क्या होगा सोचिए ज़रा, थोड़ा तो बेटर हुआ ना। मतलब ये पूरा का पूरा कोड एल्स की बॉडी में, तो अगर ये इफ कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये कोड चल जाएगा और ये कोड बिल्कुल नहीं चलेगा। तो इसका मतलब ये जो समय यहाँ पर वेस्ट हो रहा था चेकिंग में वो नहीं लगेगा। हाँ, तो ये ज़्यादा बेटर प्रोग्राम हो गया, बिल्कुल सही है। अच्छा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती तो एल्स में डेफिनेटली आते। पर अगर आप एल्स में आते तो आप क्या चेक करते, क्या बी ए से बड़ा है, क्या बी सी से बड़ा है। पर सोच के देखिए ज़रा, आप यहाँ बी को ए से कंपेयर करके फिर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। क्यों टाइम वेस्ट हो रहा है? इसमें कैलकुलेशन करने से हमारा टाइम वेस्ट इसलिए हो रहा है कि जब ये कोड चल रहा है यानी आप एल्स के अंदर आए हैं, यानी ये कंडीशन फॉल्स हुई है, तभी तो आ रहे हैं ना। ये कोड चल रहा है, यही इस बात का सबूत है कि ये कंडीशन क्या रही थी, फॉल्स, वरना ये कोड चलता ही नहीं ना। अब जब ये कंडीशन फॉल्स हुई थी तो ए बी सी में से ए सबसे बड़ा तो नहीं हो सकता। देखिए ये कंडीशन अगर फॉल्स हुई थी तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि सबसे बड़ा कौन है, पर ये तो गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ए सबसे बड़ा नहीं है, क्योंकि ए सबसे बड़ा होता तो ये कंडीशन ट्रू होती। अब ए बी सी में तीनों के बीच में कंपटीशन है कौन सबसे बड़ा होगा, पर ये कंडीशन फॉल्स होने से ए कंपटीशन से बाहर हो गया। अब बड़ा कौन हो सकता है, या तो बी या सी। तो बी और सी में से जो भी बड़ा होगा वो तो ए से तो ऑब्वियसली बड़ा होगा, क्योंकि ए सबसे बड़ा नहीं है, ये पहले ही तय हो चुका है। तो अगर आप एल्स में आते हैं तो आपको ए के साथ कंपेयर करने की क्या जरूरत, वो तो कंपटीशन से पहले ही आउट हो चुका है। सिर्फ देखिए बी और सी में कौन बड़ा है। अच्छा, बी और सी में अगर बी बड़ा है, कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो के में बी की वैल्यू रख दीजिए और उसके बाद भी ये कंडीशन चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसकी जगह पर भी हम लिखते हैं एल्स। ये वाला एल्स अंदर वाले इफ के साथ है। मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूं ताकि रीड करने में आसान हो। तो इस एल्स की बॉडी में, ये वाला जो एल्स है, इसकी बॉडी में एक और इफ एल्स लगा हुआ है। यदि बी बड़ा है सी से तो के में बी की वैल्यू आए, वरना सी की वैल्यू आए। क्योंकि इस एल्स में आए हैं तो कंपटीशन सिर्फ बी और सी के बीच में बचा हुआ है। तो ये लॉजिक हमारे पिछले लॉजिक से बेटर हो गया। अभी इसको भी मैं रन करके देखता हूं और वही वैल्यूज एंटर करता हूं, 10, 20 और 15। आप देखें अभी भी 20 आ रहा है, बिल्कुल सही है। इस लॉजिक को क्या और बेटर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, मैं वो भी आपको तरीका बताता हूं। जैसे यहीं पर मैं आपको एक नया लॉजिक भी बताता हूं। अगर हम a ग्रेटर देन b करें,
तो या तो कंडीशन ट्रू होगी या कंडीशन फॉल्स होगी, राइट। अगर ट्रू होगी तो हमें ये तो पता नहीं चल रहा कि सबसे बड़ा कौन है ना, क्योंकि हम सिर्फ ए और बी का कंपैरिजन करा के ये तो नहीं कह सकते कि सबसे बड़ा कौन है, सी को भी कंपैरिजन में शामिल करना पड़ेगा। तो ए ग्रेटर देन बी अगर ट्रू है तो ये तो हम नहीं कह सकते कि सबसे बड़ा कौन है, पर ये जरूर कह सकते हैं कि बी सबसे बड़ा नहीं है, क्योंकि अगर ट्रू हुआ है इसका मतलब ए बी से बड़ा है, तो बी सबसे बड़ा तो हो ही नहीं सकता जब वो ए से ही छोटा है। तो कंपटीशन ए और सी के बीच में, अगर ए और सी के बीच में कंपटीशन है तो दोनों में जो बड़ा होगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा, यानी ट्रू है तो ए सबसे बड़ा, नहीं तो सी सबसे बड़ा। इसी तरीके से अगर ये पहली वाली कंडीशन ए ग्रेटर देन बी फॉल्स हो जाती तो बी ए से बड़ा होता, इसका मतलब ए सबसे बड़ा नहीं होता, तो फिर बी और सी में ही कोई सबसे बड़ा होता। अगर बी और सी का कंपैरिजन करते और ट्रू आता तो हम बोलते बी सबसे बड़ा है, वरना सी सबसे बड़ा है। ये लॉजिक कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? पहले तो हम ये कंडीशन चेक करेंगे, तो हम लिखेंगे एक इफ और उसमें कंडीशन लिखेंगे ए ग्रेटर देन बी, और उसके बाद इफ का ब्लॉक और एल्स का ब्लॉक। ठीक है, ये पूरा का पूरा लॉजिक इफ के ब्लॉक में आना चाहिए, ये पूरा का पूरा लॉजिक एल्स के ब्लॉक में आना चाहिए, क्योंकि ए ग्रेटर देन बी के ट्रू होने पर ये चलाना है। तो इफ ए ग्रेटर देन बी ये ट्रू हो जाता है तो इफ का ब्लॉक चलता है। तो आइए इसी बात को अब कोडिंग के थ्रू भी समझते हैं। तो मैं ये कोड हटा रहा हूं और इस जगह पर लिख रहा हूं इफ ए ग्रेटर देन बी, तो इफ का ब्लॉक चले, ठीक है, एल्स नहीं तो एल्स का ब्लॉक चले। गॉट इट? इफ के ब्लॉक में क्या होगा? एक और इफ एल्स। अगर ए ग्रेटर देन बी है तभी आप इसके अंदर आए, तो ए और सी में कंपटीशन है, तो हम लिखेंगे अगर ए ग्रेटर देन बी है, बल्कि प्रिंटफ नहीं, हम लिखेंगे के असाइन ए, एल्स के असाइन सी। आई होप क्लियर होगा। एल्स की बॉडी में भी एक और इफ एल्स लगा रहे हैं। एल्स की बॉडी में आए हैं, इसका मतलब है ए सबसे बड़ा नहीं है, मतलब बी और सी के बीच में कंपटीशन है। तो बी ग्रेटर देन सी है, तो हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट नहीं करेंगे भाई, के की वैल्यू बी रखेंगे, एल्स के में सी की वैल्यू। ठीक है, क्योंकि प्रिंट तो नीचे हम करा ही रहे हैं के की वैल्यू। ठीक है ना? ओके, अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। ये ज़्यादा बेटर लॉजिक है। जैसे मैंने एंटर किया 20, 30, 40, तो 40 सबसे बड़ा है। यहाँ पे ये लॉजिक इसलिए बेटर है कि पहले तो आप एक कंडीशन चेक करते हैं ए ग्रेटर देन बी, या तो ये ट्रू होती है या फॉल्स होती है। तो कौन सा इफ एल्स चलेगा? दोनों में से कोई एक ही चलेगा। वहां एक कंडीशन और चेक करेंगे, तो कुल मिला के 2 से ज़्यादा कंडीशन आप चेक नहीं कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादा बेटर लॉजिक है। ओके, अच्छा, क्या आपको मालूम है कि हम इस लॉजिक को और बेटर कर सकते हैं? लॉजिक तो यही रहेगा, लेकिन लिखने का तरीका बेटर कर सकते हैं। कैसे? कंडीशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल करके। कंडीशनल ऑपरेटर क्या है? कंडीशनल ऑपरेटर यानी क्वेश्चन मार्क और कोलन, ये मिलाकर कंडीशनल ऑपरेटर बनता है। कुछ चीज़ हम क्वेश्चन मार्क के पहले लिखते हैं, कुछ बीच में लिखते हैं और कुछ कोलन के बाद। अब आप ध्यान से समझिएगा, अगर आप इफ एल्स जानते हैं तो कंडीशनल ऑपरेटर भी जानते हैं। इफ एल्स में जो इफ की कंडीशन होती है, जैसे यहां पर इफ की कंडीशन ये है, तो आप इस चीज को कहां लिख दीजिए? क्वेश्चन मार्क के पहले। जो कुछ आप इफ के ब्लॉक में लिखने वाले हैं, ये चीज आप कहां लिख दीजिए? क्वेश्चन मार्क और कोलन के बीच में। और जो चीज आप एल्स के ब्लॉक में लिखना चाहते हैं, वो चीज कहां लिख दीजिए? कोलन के बाद में। क्योंकि क्वेश्चन मार्क ट्रू फॉल्स में इवैल्यूएट होता है, और अगर वो ट्रू होता है तो ये बीच वाला हिस्सा चलता है, और फॉल्स होता है तो बाद वाला हिस्सा चलता है। इसका मतलब
ये दोनों में से कोई एक चलता है। तो ये इफ एल्स की तरह ही काम करता है। तो हम जो कुछ अभी लिखा उसको इफ एल्स में लिखा है, अब इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, कंडीशनल ऑपरेटर में। जैसे ये जो स्टेटमेंट है इसके बारे में कहता हूँ। सबसे पहले जो इफ ब्लॉक में लिखा हुआ है उसको क्वेश्चन मार्क के पहले लिख दीजिए। ये मैंने लिखा ए ग्रेटर देन सी, इफ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्वेश्चन मार्क लगाया, उसके बाद के असाइन ए, ये चीज़ कहाँ आ गई, बीच में, और उसके बाद एल्स मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ मैं एल्स में लिखना चाहता हूँ वो चीज़ मैंने कोलन के बाद लिख दी, ठीक है। तो इस पे भी पैरेंथेसिस लगा देता हूँ। पैरेंथेसिस नहीं लगाने से वो प्रायोरिटी रूल डिस्टर्ब होंगे, इसलिए। अभी क्या हुआ, के में या तो ए की वैल्यू गई या के में सी की वैल्यू गई। अब इस चीज़ को लिखने का एक सिंपल तरीका बताता हूँ। अगर आप ए और बी में से जो बड़ा है या ए और सी में से जो बड़ा है उसे के में रखना चाहते हैं तो एक तरीका ये भी है। ए ग्रेटर देन सी है, क्वेश्चन मार्क, तो ए को सेलेक्ट करिए, कोलन सी को सेलेक्ट करिए। मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ए सेलेक्ट हो जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो सी सेलेक्ट हो जाएगा। जो सेलेक्ट हो जाएगा वो के में असाइन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको मैं करके बता रहा हूँ। इसी चीज़ को लिखने का तरीका, यहाँ पर मैंने लिखा के असाइन ए ग्रेटर देन सी, तो सेलेक्ट हो जाए ए, नहीं तो सेलेक्ट हो जाए सी। ये कितना सिंपल हो गया। अच्छा, इस वाले इफ एल्स को भी आप इसी तरीके से लिखने की कोशिश करिए। कंडीशन क्या है, बी ग्रेटर देन सी, क्वेश्चन मार्क, बी सेलेक्ट हो जाए, कोलन, नहीं तो सी सेलेक्ट हो जाए। पर जो सेलेक्ट हो वो किस में जाए, वो जाए के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से के में वैल्यू आ जाएगी। पर आप देखिए ये पूरा भी एक इफ एल्स है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन अभी मैं बताऊँ, ये जो चीज़ है ये क्वेश्चन मार्क के पहले लिखना है, ये जो चीज़ है ये क्वेश्चन मार्क के बाद लिखना है, और ये जो चीज़ है ये कोलन के बाद लिखना है। तो इफ एल्स को मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ कंडीशनल ऑपरेटर में। तो ये हो गई कंडीशन 1, देखिए। और उसके बाद मैंने ये कर्ली ब्रैकेट की भी ज़रूरत नहीं है, मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, एक्सप्रेशन 2। देखिए अभी ये जो क्वेश्चन मार्क है इसका कोलन ये वाला है, ये जो अंदर कोलन दिख रहा है ये तो इस क्वेश्चन मार्क के साथ वाला है। तो ये पूरा का पूरा जितना मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये एक्सप्रेशन 2 है, यानी क्वेश्चन मार्क के पहले जो लिखते हैं उसको एक्सप्रेशन 1 बोलते हैं, बीच में जो लिखते हैं एक्सप्रेशन 2 बोलते हैं, और उसके बाद जो लिखते हैं वो एक्सप्रेशन 3 बोलते हैं। यानी मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन मार्क के पहले जो लिखते हैं उसको बोलिए एक्सप्रेशन 1, ये है एक्सप्रेशन 2 जो क्वेश्चन मार्क के बाद लिख रहे हैं, और ये है एक्सप्रेशन 3 जो कि कोलन के भी बाद लिख रहे हैं, ठीक है। तो एक्सप्रेशन 1 लिखा, एक्सप्रेशन 2 लिखा, फिर कोलन लगाया, और उसके बाद मुझे लिखना है एक्सप्रेशन 3। तो ये देखिए एक्सप्रेशन 3 लिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें भी ये जो के असाइन है ना, ये यहां ना लिखकर यहां मत लिखिए, कहां लिख दें, लिख देते हैं यहां पर के असाइन। अब जरा ध्यान से समझिएगा, जिसको समझने में दिक्कत जा रही है मैं उनके लिए हाईलाइट कर रहा हूं इसको। तो पहले तो चेक होगा ए ग्रेटर देन बी है क्या, अगर है तो ये वाला पोर्शन सेलेक्ट हो जाएगा, नहीं तो ये वाला पोर्शन सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, अगर समझने में दिक्कत जा रही है, देखिए हम ये कर रहे हैं, अभी देखिए मैंने रेड कलर से कर दिया तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ये एक्सप्रेशन 1 है जो कि ट्रू फॉल्स में इवैल्यूएट होगा। अगर ए ग्रेटर देन बी ट्रू होता है तो क्वेश्चन मार्क और कोलन के बीच वाला ये एक्सप्रेशन सेलेक्ट हो गया, और अगर फॉल्स होता है तो ये वाला एक्सप्रेशन सेलेक्ट हो जाएगा। अब क्योंकि इस एक्सप्रेशन में फिर से कंडीशनल ऑपरेटर लगा है जिसमें ये कंडीशन है जो ट्रू फॉल्स में इवैल्यूएट होगी, अगर ट्रू होती है तो ये सेलेक्ट हो जाएगा, और फॉल्स होती है तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। गॉट इट। इसी तरीके से अगर एक्सप्रेशन 3 सेलेक्ट हुआ तो ये फिर से एक कंडीशन है जो कि ट्रू होती है तो बी सेलेक्ट हो जाएगा,
और अगर फॉल्स होती है तो सी सेलेक्ट हो जाएगा। यानी ए बी सी में से सेलेक्ट कोई एक होगा, जो भी सेलेक्ट होगा वो के में असाइन होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ये करली ब्रैकेट की भी जरूरत नहीं है, फाइन। अब देखिए प्रोग्राम कितना सिंपल लग रहा है, कितना छोटा सा लग रहा है। तो ये मैंने रन किया, ये प्रोग्राम रन हो गया, मैंने एंटर की वैल्यू 3, 4 एंड 2 या 1, ठीक है। तो क्या सबसे बड़ी वैल्यू 4 है, ओके। अभी इसको और छोटा करें, छोटा ऐसे होगा कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा है मैंने, के की मुझे ज़रूरत नहीं है, के मैं पहले असाइन कर रहा हूँ फिर के की वैल्यू प्रिंट करा रहा हूँ। तो जहाँ के लिख रहा हूँ उसी की जगह पर मैं ये एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, तो मुझे इस लाइन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और यहाँ पर के वेरिएबल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गॉट इट। अब देखिए इस प्रोग्राम को भी रन करके बताता हूँ। तो 3 नंबर्स एंटर करने को कह रहे हैं, मैंने एंटर किया 22, 11 और 12, सबसे बड़ी वैल्यू है 22। तो इस तरीके से आपको समझ में आया 3 नंबर में से ग्रेटर नंबर फाइंड आउट करने का लॉजिक। अब यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए। यदि आपको लगता है कि इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड है तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। आप मेरी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं www.mysirji.com, नीचे URL लिखा हुआ है। इस साइट पे ज़रूर जाइए, एक बार तो ज़रूर देखिए। इस साइट में क्या दिखेगा आपको, C, C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, ये कोर्सेज की पूरी सीरीज मिलेगी। यानी आप शुरुआत से आखिरी तक सारे वीडियोस देखकर वो कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं सेल्फ। इसके अलावा प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज भी है जिसमें काफ़ी सारे प्रोग्राम्स दिए गए हैं। पहले आप उनको ट्राई करिए, फिर नहीं बने तो उनका सोल्यूशन आप वीडियो के रूप में देख सकते हैं। इसी तरीके से कैंपस प्रिपरेशन के लिए भी कुछ वीडियोस वहाँ पे रखे हुए हैं, तो आप इस साइट को देखिए। और सबसे बड़ी बात है 2 वीडियो डेली इसमें अपलोड कर रहा हूँ, तो आप जब भी इस साइट को ओपन करते हैं आपको हमेशा कुछ नया कंटेंट मिलता है, लेटेस्ट कंटेंट मिलता है, तो आपके लिए हमेशा काम की होगी, रनिंग साइट है। इसके अलावा सारे वीडियोज़ हिंदी में हैं और फ्री हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपके भी काम के हैं और आपके कई सारे दोस्त होंगे उनके भी काम के। तो क्योंकि मैं ये सब कुछ फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ तो ये पॉसिबल नहीं है कि मैं इसकी बहुत ज़्यादा मार्केटिंग कर पाऊँ। मेरा आपसे सिर्फ इतना ही कहना है कि यदि आपको पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ इसको शेयर करिए, दूसरे लोगों तक पहुँचाइए। जैसे ही आप तक पहुँचा है, कई लोग हैं जिनको इसकी बहुत ज़रूरत है। हम एंटरटेनमेंट वाले बहुत सारे वीडियोस स्प्रेड करते हैं, शेयर करते हैं, जिससे 2 पल की हंसी मिलती है, जो कि अपनी जगह वैल्यूएबल है, लेकिन नॉलेज की करियर पाथ में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यदि आपको लगे कि ये काम का है तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।